हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ, भला चंगा, खुश मिजाज और बहुत बढ़िया से होंगी। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हुए अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी और निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा भी, यह मान करके चलिए। तो आइए, आपका प्रश्न बिल्कुल ही सही ढंग से समझ में आ जाए और किसी तरह का संदेह आपके अंदर न रहे, इस तरह हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई भी डाउट न रह जाए, निश्चित रूप से इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आइए क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने की √3 एक अपरिमेय संख्या है और इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा हम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट जरूरी है क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, तो बिल्कुल आप इस सवाल को बढ़िया तरह से समझ जाएंगे। आइए कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं। परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का एक अनुपात है जो P/Q के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। अब P/Q के रूप में P क्या है, Q क्या है? यह सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं, P भी सह अभाज्य संख्या और Q भी। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो संख्या होगी वह एक के गुणक में ही रहेगी। केवल एक ही से वह विभाज्य हो सकती है और ये भी एक ही से विभाज्य हो सकती है। सह अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं। यहाँ पर कंडीशन रहेगा कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात परिमेय संख्या होगी जबकि वह जो अंश बटा हर होता है तो हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या जो रूट के रूप में हो, रूट के अंदर कोई भी संख्या हो तो उसको अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे √3 है, √2 है, √5 है, √7 है, पाई भी है। ये सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो यह अपरिमेय संख्या जो होती है यह P/Q के रूप में क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं इसे? यह भी प्रश्न बहुत ही उम्दा कोटि का है। आप इसे समझ जाएंगे तो यह कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। तो अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में क्यों नहीं हम कर सकते हैं? इसलिए कि √3 का जो वर्गमूल हम निकालेंगे वह जो रिजल्ट होगा वह नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है अर्थात यह जैसो नॉन रिपीटिंग का मतलब है अनावृत्ति और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वह कभी भी अशांत होगा, यानी शांत नहीं होगा। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जिसके साथ होता है वह अपरिमेय संख्या उसे हम कहते हैं। जैसे इस √3 का है करेंगे तो वही स्थिति आएगी, √2 का करेंगे वही स्थिति आएगी, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। पाई भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप समझ गए और इसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो इसको हम स्पष्ट कर देना चाहिए उदाहरण के साथ। जैसे यह है 3/5, यह परिमेय संख्या है। 2/3, 0 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के नीचे 1 छिपा रहता है।
4 5 कहते हैं, 5 भी परिमेय संख्या क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। 0 भी हमारे सामने है, 0 को भी p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जिसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वह परिमेय संख्या है, और जिसको नहीं व्यक्त कर सकते वह अपरिमेय संख्या है। इसे हम समझ लिए। अब आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ, जिसे हमें समझना है और उसको सिद्ध करना है। आइए प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जाहिर सी बात है, एक आप उदाहरण समझते हैं। उदाहरण है कि किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है। मान लेते हैं कि वह अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है और साधु व्यक्ति है, लेकिन उस पर कोई इल्ज़ाम लगा देता है कि नहीं ये चोर है, चोरी किया है। तो जाहिर सी बात है, कोर्ट में यह मामला जाता है तो सबसे पहले उसको दोषी करार दिया जाता है, और दोषी करार दे करके फिर उसको साक्ष्यों के आधार पर उसको प्रूफ किया जाता है कि यह दोषी नहीं है। तब जाकर के वो सिद्ध हो जाता है कि हाँ, अमुक व्यक्ति जिसे चोर कहा गया था वह चोर नहीं है बल्कि साधु है, सज्जन है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हमें सिद्ध करना है कि हमें यह प्रश्न है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यह हमें मानकर पहले चलना है कि यह अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। तो आइए कल्पना लोक की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि अज्ञात लोक में कल्पना ही प्रवेश द्वार होता है। हमें सिद्ध करना है, वह सिद्धिकरण जैसे क्या है, अज्ञात है। अज्ञात लोक में हम कल्पना करते हैं। आइए माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम सीधे उल्टा मानेंगे, विपरीत। माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या अब हम लिख सकते हैं, चूंकि √3 बराबर एक परिमेय संख्या जो हमने माना है, मान्यता के अनुसार से हम लिख दिए, इसलिए हम लिख सकते हैं कि √3 इज इक्वल टू m/n, जहां m और n पूर्णांक संख्याएं हैं तथा n इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि हम पूर्णांक संख्या की परिमेय संख्या की परिभाषा से, उसके कंसेप्ट से हम समझे हैं अभी कुछ देर पहले। तो उस आधार पर हम ये लिख सकते हैं कि √3 इज इक्वल टू m/n, जहाँ m एंड n पूर्णांक संख्याएं हैं तथा n नॉट इक्वल टू 0। तो आइए दूसरे स्टेप में दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, दैट इज √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m/n का होल स्क्वायर, दैट इज 3 इज इक्वल टू √3 का वर्ग करेंगे तो केवल करणीय इसका हट जाता है। किसी भी संख्या पर यदि करणीय है और उसका वर्ग करेंगे तो करणीय उसका हट जाएगा। तो यहाँ 3 बच गया और यह भिन्न के रूप में है, दोनों पर ये घात चढ़ेगा तो m² हो जाएगा, m²/n²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई n², 3 मल्टीप्लाइड बाई n² इज इक्वल टू m²। इसको समीकरण नंबर 1 हम दे देते हैं। अब इस समीकरण पर थोड़ा विचार करेंगे हम। इस समीकरण से हम देखते हैं कि यह 3 से m² विभाजित हो जाता है, अर्थात ये m² कंडीशन ही बताता है कि m² 3 से विभाज्य है या कट सकता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, लिख सकते हैं कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि m² संख्या n से विभाज्य है, अतः हम लिख सकते हैं अतः m भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ हम एक समीकरण 1 से इस निष्कर्ष पर पहुँचे। अब फिर हमें मानना पड़ेगा, कल्पना के लोक में फिर जाना पड़ेगा कि पुनः मान लिया कि m इज इक्वल टू 3k,
चूंकि 3 के हमें क्यों मानना पड़ा, ये m इजिकल टू 3 के, जहां k इजिकल टू पूर्णांक, तो 3 के इसलिए कि जो m है वह 3 के मल्टीपुल में होगा और k जो होगा यह पूर्णांक होगा, इसलिए m इजिकल टू 3 के हम मान रहे हैं। अब यह जो मान है, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, दैट इज 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर, दैट इज 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का हम वर्ग करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, k का हम वर्ग करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज दिस इम्प्लाइड दैट n स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर अपॉन 3, कट कर देंगे इसको 3, इसलिए n स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब इसे हम समीकरण नंबर 2 का नाम दे देंगे। समीकरण नंबर 2 हमारे पास मिल गया। इस समीकरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्योंकि समीकरण की दशा को हम देखते हैं तो हमें स्पष्ट महसूस होता है कि यह 3 इसको विभाजित कर सकता है। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि n स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो इसे हम लिख सकते हैं। इस समीकरण से स्पष्ट है कि, क्योंकि भाषा आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा और इसे सिद्ध करने के लिए लिखना पड़ेगा, तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि n स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, माने कट जाने वाली है। n स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, यानी पूरी तरह से भाग लग जाएगा। अतः n भी संख्या 3 से विभाज्य होगा या होगी, n भी संख्या 3 से विभाज्य होगी, यानी n 3 से कट जाएगी। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। अब हम देखते हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, और दोनों समीकरणों के निष्कर्ष पर हम विचार करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ m भी 3 से विभाज्य होगा और यहाँ n भी 3 से विभाज्य होगा। तो हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि m और n दोनों 3 से विभाज्य हैं। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, हम माने क्या है, प्रश्न यहाँ है कि 3√3 जो है सो m और n एक सह अभाज्य संख्या है, अर्थात उनका मल्टीपुल है, उनका गुणक 1 को छोड़कर कोई नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ दोनों समीकरण से स्पष्ट होता है कि m और n के गुणक 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी 1 भी होगा और 3 भी होगा। लिहाजा हमारा जो पहले का हम माने हैं वह लग रहा है कि गलत है। तो यह हम भाषा बनाकर थोड़ा लिख सकते हैं स्पष्ट रूप से, क्योंकि लिखना पड़ेगा आपको, तभी फुल में फुल नंबर मिलेंगे। पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए लिखना पड़ेगा भाषा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 के निष्कर्ष के अवलोकन से स्पष्ट है कि संख्या m तथा n दोनों विभाज्य हैं, अर्थात जो हमारी मान्यता थी कि m और n सह अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, वह गुणक में है। तो इससे स्पष्ट होता है कि √3 एक परिमेय संख्या जो हमने माना है वह गलत है, अर्थात जो पहले वाली आपको हमने कंडीशन बताया था कि कोर्ट में जाते हैं तो सज्जन व्यक्ति को दोषी करार करके उस पर केस चलता है और बाद में साक्ष्यों के आधार पर उसे निर्दोष साबित कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से पहले ये माना गया है कि मान लिया √3 एक
परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ अगर कंडीशन ऐसा हो जाता है कि √3 एक परिमेय संख्या जो माना गया था वह गलत है, अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है जो प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, आपको यहाँ सिद्ध हो गया। अब प्रश्न आता है कि प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है कि √5 √7 भी इसमें जिक्र किया गया है। तो √5 हो, √7 हो या √2 भी हो, आप सेम इसी प्रोसेस से लेकर के आप उसको सिद्ध कर सकते हैं और इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहाँ कहाँ आपको परिवर्तन करना पड़ेगा? जो m² है, m की जगह यहाँ जो मान आप 2√2 रखते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ कल्पना करेंगे, पुनः दूसरी बार जो कल्पना करेंगे वहाँ m या जो भी आप मान रख सकते हैं m/n, इसकी जगह पर आप a/b भी लिख सकते हैं, p/q भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो भी रखेंगे तो दूसरी स्थिति में जो यहाँ एक अंश का यहाँ आप अंश को सिद्ध करते हैं किस रूप में? सह अभाज्य नहीं होने के रूप में। तो यहाँ दूसरे हर को भी आप जो है सो दूसरे को मान करेंगे, मान्यता आप रखेंगे। तो जो अगर √2 रखते हैं तो 2 यहाँ रखना पड़ेगा, 2k मान लेंगे, या अगर √7 रखते हैं तो यहाँ 7k रखना पड़ेगा। अगर √5 रखते हैं तो यहाँ आपको केवल 5k रखना पड़ेगा। यही परिवर्तन करके बाकी सेम प्रोसेस से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको पूर्ण अंक इसमें मिलेंगे, किसी को एक भी अंक, आधा भी अंक काटने की हिम्मत नहीं करेगी। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अगर अच्छा इसे मानते हैं, लाइक करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया से आप परीक्षा में प्रश्न लिख करके आइए और अच्छा अंक प्राप्त कीजिए, ये मेरी वादा है। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए आगे इंतज़ार करें। धन्यवाद।